किसी भी सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद यही है कि हम देखें कि वो कब और कैसे टूटता है। बिल्कुल। आज हम अर्थव्यवस्था के ऐसी ही कुछ सबसे बड़े बिखराव की पड़ताल करने जा रहे हैं। और इसके पीछे की वजह भी बहुत दिलचस्प है। हर आर्थिक संकट के पीछे ना एक कहानी होती है। एक कहानी? कैसी कहानी? एक ऐसी कहानी जिस पर बहुत सारे लोग मतलब एक साथ यकीन करने लगते हैं। अच्छा। वो कहानी होती है कभी ना खत्म होने वाली तरक्की की, या किसी दुनिया बदलने वाली नई तकनीक की, या फिर किसी एकदम सुरक्षित निवेश की। हाँ बिल्कुल। और जब ये कहानी हकीकत से बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है तो एक बुलबुला बनता है। और फिर वो फट जाता है। एग्जैक्टली। तो आज हम आधुनिक इतिहास के ऐसे ही 4 बड़े संकटों की कहानियों को समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे 1929 की महामंदी से, फिर 90s के दशक के .com क्रैश पर आएंगे, 2008 के वित्तीय संकट की जटिल गुत्थी को सुलझाएंगे और अंत में आज के सबसे बड़े सवाल का सामना करेंगे। ये क्या हम एक एआई बबल में जी रहे हैं? हाँ, तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। शुरुआत उस संकट से जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, महामंदी। देखिए, महामंदी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1920 के दशक में। दहाड़ती 20 या रोरिंग 20s। हाँ, पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में एक अजीब सा मतलब जबरदस्त उत्साह था। हेनरी फोर्ड की फैक्ट्रियों से गाड़ियां निकल रही थीं, रेडियो पर विज्ञापन आ रहे थे और लोगों को लग रहा था कि ये समृद्धि का दौर कभी खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल, सतह पर तो सब कुछ चमक रहा था। लेकिन अगर उत्पादन इतना बढ़ रहा था तो फिर अचानक सब कुछ ठप कैसे हो गया? मतलब कुछ तो गड़बड़ रही होगी अंदर ही अंदर। ये बहुत ही अहम सवाल है। असल में उत्पादन तो तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आम लोगों की जो आय थी, अच्छा, वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही थी। तो एक खाई बन रही थी। हाँ, और इस खाई को पाटने के लिए एक बहुत आसान उपाय निकाला गया, कर्ज। क्रेडिट। जी, बैंक लोगों को कार, फ्रिज, रेडियो, हर चीज के लिए आसानी से कर्ज दे रहे थे। और जल्द ही ये आदत स्टॉक मार्केट तक पहुंच गई। और यहीं से शायद बात बिगड़नी शुरू हुई। हाँ, लोगों ने न सिर्फ अपनी बचत बल्कि कर्ज लेकर भी शेयर बाजार में पैसा लगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, इसे बाइंग ऑन मार्जिन कहते हैं। आपको ब्रोकर से उधार मिल जाता था शेयर खरीदने के लिए। 1921 से 1929 के बीच डाउ जोन्स लगभग 6 गुना बढ़ गया। 6 गुना? लोगों को लगा कि ये तो बस ऊपर ही जाता रहेगा, लेकिन वो ये भूल गए कि शेयर बाजार की कीमत कंपनियों की असली कमाई से जुड़ी होती है। और असली अर्थव्यवस्था में तो मांग पहले ही से धीमी पड़ रही थी। एग्जैक्टली। और फिर आया 24 अक्टूबर 1929, ब्लैक थर्सडे। वो कहानी टूट गई, बाजार गिरा और जो लोग कर्ज लेकर बैठे थे वो एक झटके में बर्बाद हो गए। हाँ। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, स्टॉक मार्केट का क्रैश होना ही महामंदी नहीं थी, वो तो बस एक लक्षण था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, वो बीमारी नहीं थी। असली आपदा तो तब शुरू हुई जब ये वित्तीय दहशत, ये डर वॉल स्ट्रीट से निकलकर आम आदमी के घर तक पहुंचा। लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया होगा। एकदम बंद कर दिया। और जब खर्च रुका तो फैक्ट्रियों ने उत्पादन बंद कर दिया और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। हाँ, और इसी दहशत में लोगों ने बैंकों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। ओह। और यहीं से पूरा सिस्टम ढह गया। Really? देखिए, उस समय आज की तरह एफडीआईसी जैसी कोई सरकारी गारंटी नहीं थी। मतलब अगर बैंक डूबा तो आपका पैसा भी गया। आपकी जीवन भर की बचत गई। हजारों बैंक बंद हो गए। और यहाँ एक अजीब बात हुई, पैसा बचाना, जो हम एक अच्छा गुण मानते हैं, वो उस संकट में अर्थव्यवस्था के लिए जहर बन गया। जब हर कोई पैसा बचाने लगता है और कोई खर्च नहीं करता, तो अर्थव्यवस्था का पहिया ही जाम हो जाता है। बिल्कुल। और सरकार ने जो शुरुआती कदम उठाए उन्होंने तो हालात और बिगाड़ दिए। उन्होंने विदेशी सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिए। हाँ, ये सोचकर कि इससे घरेलू उद्योग को मदद मिलेगी, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। कैसे? जवाबी कार्रवाई में दूसरे देशों ने भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा दिए। इससे वैश्विक व्यापार लगभग 2/3 कम हो गया। बाप रे। बाद में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील ने कुछ बड़े कदम उठाए, जैसे उन्होंने अमेरिका को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटाया। एक मिनट, ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था और इसे हटाने से क्या फर्क पड़ा? गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब था कि सरकार केवल उतना ही पैसा छाप सकती थी जितना उसके पास सोने के रूप में रिजर्व हो। अच्छा। इसे हटाने से सरकार को अर्थव्यवस्था में जरूरत के हिसाब से पैसा डालने की आजादी मिल गई। साथ ही एफडीआईसी बीमा शुरू किया गया ताकि लोगों का बैंकों पर भरोसा वापस आए। और नौकरियां पैदा करने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। जी। तो महामंदी ने हमें सरकारी दखल और नियमों की जरूरत का एक कड़ा सबक सिखाया। लेकिन फिर लगभग 60 साल बाद एक नई तकनीक आई जिसने लोगों को फिर से ये विश्वास दिलाया कि इस बार सब कुछ अलग है। इस बार नियम बदल गए हैं और वो तकनीक थी इंटरनेट।
90s के दशक में एक नया उत्साह था, एक नई कहानी गढ़ी जा रही थी, डिजिटल दुनिया की कहानी, जहां पुरानी अर्थव्यवस्था के नियम लागू ही नहीं होते। और इस कहानी का पोस्टर चाइल्ड बनी नेटस्केप नाम की एक कंपनी। नेटस्केप, वो पहला लोकप्रिय वेब ब्राउजर। जी, 1995 में जब नेटस्केप का आईपीओ आया तो ये एक ऐसी कंपनी थी जो कोई मुनाफा नहीं कमा रही थी। फिर भी पहले ही दिन इसके शेयर की कीमत दोगुनी हो गई। इसने सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट को एक साफ संदेश दिया। अगर आपके नाम के आगे .com लगा है तो आपको मुनाफा कमाने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक अच्छी कहानी चाहिए। और फिर तो जैसे कंपनियों की बाढ़ आ गई। मुझे pets.com का उदाहरण याद आता है। ओ, वो तो क्लासिक है, आज सोचकर भी अजीब लगता है। pets.com पालती जानवरों का खाना ऑनलाइन बेचती थी, लेकिन हर बिक्री पर उसे नुकसान होता था। क्यों? क्योंकि वो भारी भरकम पैकेट को शिप करना बहुत महंगा पड़ता था। इसके बावजूद कंपनी का मूल्यांकन करोड़ों डॉलर में था। क्योंकि उस समय निवेशकों के लिए मुनाफा नहीं बल्कि ग्रोथ और आई बॉल जरूरी थे। बिल्कुल। कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, बस यही मायने रखता था। कई कंपनियां तो जानबूझकर मुनाफे से बचती थीं ताकि उनका मूल्यांकन उनकी कमाई पर नहीं बल्कि उनकी कहानी पर हो। तो ये बुलबुला आखिर फूटा कैसे? क्या निवेशकों को अचानक से ये समझ आ गया? हाँ, धीरे धीरे। मार्च 2000 तक ये कहानी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। फिर बड़े निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू किया और ये एहसास फैलने लगा कि राजा तो नंगा है। बिकवाली शुरू हुई जो जल्द ही दहशत में बदल गई। कुछ ही महीनों के अंदर नैस्डैक इंडेक्स 78% तक गिर गया। $5 ट्रिलियन का कागजी धन हवा हो गया। ये तो पूरी तबाही थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। अमेज़न के जेफ बेजोस ने इसे बाद में एक औद्योगिक बुलबुला कहा था। अच्छा, इसका क्या मतलब है? बेजोस का तर्क बहुत दिलचस्प है। उनका कहना था कि जब कोई औद्योगिक बुलबुला फटता है तो वो अपने पीछे बहुत सारा उपयोगी बुनियादी ढांचा छोड़ जाता है। अच्छा। .com बूम के दौरान कंपनियों ने अंधाधुंध पैसा खर्च करके पूरे अमेरिका में हजारों मील फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई। अच्छा। बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाए। और जब बुलबुला फटा तो ये कंपनियां तो दिवालिया हो गईं। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा और इसी सस्ते और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ने बाद में यूट्यूब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स जैसी अगली पीढ़ी की कंपनियों के लिए जमीन तैयार की। तो .com बबल भविष्य की एक कहानी पर आधारित था, लेकिन अगला बड़ा संकट एक ऐसी चीज पर आधारित था जिसे लोग सबसे ठोस और सुरक्षित मानते हैं, अपना घर। 2008 का वित्तीय संकट, ये शायद आधुनिक इतिहास का सबसे जटिल संकट था। और इसकी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे विचार से हुई। क्या? घर की कीमतें हमेशा बढ़ती हैं। बस इस विश्वास के आधार पर बैंकों ने लोगों को जमकर होम लोन यानी मॉर्गेज देना शुरू कर दिया। बिल्कुल। लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत ही जटिल और खतरनाक खेल शुरू किया। उन्होंने इन हजारों मॉर्गेज को एक साथ एक बंडल में पैक किया और उन्हें मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज यानी MBS नाम के एक नए वित्तीय उत्पाद के रूप में निवेशकों को बेच दिया। और यहीं से सिस्टम में जहर घुलना शुरू हुआ, है ना? हाँ, क्योंकि इस ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडल का मतलब था कि जो बैंक लोन दे रहा था उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी कि लोन चुकाया जाएगा या नहीं, क्योंकि जोखिम तो उसने निवेशकों को बेच दिया था। बिल्कुल, किसी की भी सीधी जिम्मेदारी नहीं बची थी। एक मिनट रुकिए, अगर ये लोन इतने जोखिम भरे थे तो कोई निवेशक इन्हें खरीद क्यों रहा था? क्या उन्हें पता नहीं था कि वो क्या खरीद रहे हैं? यहीं पर सिस्टम का दूसरा बड़ा फेलियर सामने आता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां। अच्छा। इन एजेंसियों का काम इन वित्तीय उत्पादों की सुरक्षा को रेटिंग देना था, लेकिन उन्हें पैसा उन्हीं निवेश बैंकों से मिल रहा था जिनके उत्पादों को वे रेट कर रहे थे। तो ये तो हितों का सीधा टकराव हो गया। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि इन कचरे जैसे लोनों के बंडलों को AAA रेटिंग दे दी गई। AAA? जो दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेशों को दी जाती है। जी। उन्होंने ऐसे लोगों को भी लोन दिए जिनके पास चुकाने की क्षमता नहीं थी। सब प्राइम लोन। मैंने निंजा लोन्स के बारे में भी सुना है। हाँ, नो इनकम, नो जॉब, नो एसेट्स, ऐसे लोगों को भी लोन दिए गए। जब तक घर की कीमतें बढ़ रही थीं, सब ठीक था। और फिर घर की कीमतें गिरनी शुरू हो गईं। और ताश का ये पूरा महल ढह गया। लोग अपने लोन पर डिफॉल्ट करने लगे, MBS की कीमत 0 हो गई और जिन बैंकों ने इनमें भारी निवेश किया था वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। 15 सितंबर 2008, लेमन ब्रदर्स। हाँ, एक 150 साल पुरानी विशाल संस्था दिवालिया हो गई और इससे पूरी वैश्विक वित्तीय प्रणाली में भरोसे का संकट पैदा हो गया। सब कुछ ठप पड़ गया। और अंत में सरकारों को टैक्स पेयर के पैसे से बड़े बैंकों को बचाना पड़ा।
खरबों डॉलर का बेल आउट। हर संकट की कहानी अलग है। शेयर, इंटरनेट, घर, लेकिन लालच, डर और एक आकर्षक कहानी पर आंख मूंद कर विश्वास करने का जो पैटर्न है वो एक जैसा है। और ये हमें आज के दौर में लाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एक बार फिर एक ऐसी तकनीक जो दुनिया बदलने का वादा करती है। तो क्या हम वही कहानी दोहरा रहे हैं? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। चलिए दोनों पक्षों के तर्कों को देखते हैं। ठीक है। जो लोग कहते हैं कि ये बबल नहीं है, उनका तर्क है कि इस बार हालात अलग हैं। कैसे? .com के समय पैसा ऐसी स्टार्टअप्स में जा रहा था जिनका कोई बिजनेस मॉडल नहीं था। इस बार एआई में निवेश गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसी विशाल मुनाफा कमाने वाली कंपनियां कर रही हैं। और एआई सिर्फ एक विचार नहीं है, ये पहले से ही उपयोगी उत्पादों में इस्तेमाल हो रहा है। ये तर्क तो मजबूत लगता है, लेकिन अमेज़न ने भी तो सालों तक मुनाफा नहीं कमाया था। क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ओपन एआई जैसी कंपनियां जो घाटे में है वो इनोवेशन की कीमत चुका रही हैं? बिल्कुल, और यही दूसरी तरफ के लोगों का तर्क है। वे कहते हैं कि कहानी वही है, बस किरदार बदल गए। ओपन एआई, जो एआई क्रांति का चेहरा है, भारी घाटे में चल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार चैट जीपीटी पर हर सवाल का जवाब देने में कंपनी को पैसा खर्च करना पड़ता है। मुनाफा अभी दूर की कौड़ी है। और एक और चिंता राउंड ट्रिपिंग की है। ये क्या है? ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। इसका मतलब है कि बड़ी कंपनियां छोटी एआई स्टार्टअप्स में निवेश कर रही हैं और फिर वो स्टार्टअप्स उसी पैसे का इस्तेमाल उन बड़ी कंपनियों के उत्पाद खरीदने के लिए कर रही हैं। जैसे चिप्स या क्लाउड सर्विसेज? हाँ, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में निवेश किया और फिर ओपन एआई ने उस पैसे से माइक्रोसॉफ्ट की एज़्योर क्लाउड सेवाओं को खरीदा। कागज पर तो दोनों कंपनियों का राजस्व बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन असल में कोई नया पैसा सिस्टम में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, ये बस एक ही पैसे को गोल गोल घुमाकर विकास का भ्रम पैदा करने जैसा है। तो अगर ये एक बबल है तो इसे फोड़ेगा क्या? 2000 में ये मुनाफे की कमी का एहसास था, 2008 में घर की कीमतों का गिरना, इस बार क्या होगा? यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। हो सकता है कि ये एआई बबल अपने आप न फूटे। तो फिर? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि एआई पर हो रहा ये अंधाधुंध खर्च अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों की कमजोरियों को छिपा रहा है। अच्छा। संभव है कि किसी और वजह से, जैसे बढ़ती ब्याज दरों या उपभोक्ता खर्च में कमी के कारण, जब बाकी अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी तो वो मंदी इस एआई बबल को फोड़ देगी। हाँ, जब कंपनियों के पास पैसा कम होगा तो वे सबसे पहले एआई जैसे जोखिम भरे क्षेत्रों से अपना खर्च कम करेंगी। तो हमने 1920 के दशक से लेकर आज तक का एक लंबा सफर तय किया और देखा कि कैसे इंसान का मनोविज्ञान नई तकनीक को लेकर हद से ज्यादा आशावाद और आसान पैसे का लालच बार बार इन बुलबुलों को जन्म देता है। इन सभी संकटों में एक ही धागा है, वित्तीय बाजारों का वास्तविक मूल्य से पूरी तरह अलग हो जाना। चाहे वो 1929 में शेयरों का मूल्य हो, 2000 में एक वेबसाइट के आईबॉल्स का, 2008 में घर का, या शायद आज एआई की क्षमताओं का। जब उम्मीदें और कहानियां हकीकत से मीलों आगे निकल जाती हैं तो एक सुधार होना तय है, और वो सुधार अक्सर बहुत दर्दनाक होता है। यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। .com बबल ने हमें सिखाया कि जब बुलबुला फटता है तब भी तकनीक और बुनियादी ढांचा पीछे रह जाता है, जो अगली क्रांति की नींव रखता है। अगर एआई का बबल फटता है तो उसके बाद क्या बचेगा? क्या ये छोटे और नए खिलाड़ियों को मैदान से बाहर कर देगा और उन चंद बड़ी कंपनियों को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देगा जिन्होंने इस बुलबुले को हवा दी थी? क्या इन चक्रों का अंतिम परिणाम नवाचार की जगह शक्ति का और अधिक केंद्रीकरण है?